नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 11। वैसे पीडीएफ जो है वो 5 है, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है ये आपका 11 है। टेस्ट सीरीज संख्या 11, ठीक है। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा और यहाँ पर भी है 8318397276। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। अगर आप लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो चाहे विशेष रूप से यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए और डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स है 1499 रुपए का, ठीक है। और इसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, उसके सारे नोट्स मिलेंगे और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। और टेस्ट सीरीज देने के बाद मैं 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाली है। तो आइए टेस्ट सीरीज संख्या 11 देखते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। एक बात और आपको बता दूं, आश्वस्त करना चाहूंगा आप लोगों को कि पूरे यूट्यूब पर इतनी बढ़िया बेहतरीन मटेरियल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो मटेरियल हमारे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है राजा राममोहन राय को। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के मुख्य नेता थे, जिन्हें आधुनिक भारत का प्रथम नेता मानना एकदम उचित है। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। अपने देश और जनता के प्रति गहरे प्रेम से प्रेरित होकर आजीवन उनके सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक उत्थान के लिए राजा राममोहन राय ने कठिन परिश्रम किया। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं और आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो यह सब उनका उपनाम है राजा राममोहन राय को, ठीक है। प्रश्न 2 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, ठीक है। राजा राममोहन राय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि उन्होंने मूर्ति पूजा और निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का विरोध किया था, यह तो सही है उनका। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलाया था, यह भी सही है उनका। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, यह भी बातें सही हैं। 1 2 3 तीनों बातें राजा राममोहन राय के बारे में बिल्कुल सही है। विकल्प डी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। राजा राममोहन राय जीवन भर बंगाल के हिंदुओं में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जोरदार संघर्ष चलाए। विशेष रूप से उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति की कट्टरता, निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का भी विरोध किया। राजा राममोहन राय महिलाओं के पक्के समर्थक थे। उन्होंने सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप ही विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। राजा राममोहन राय की धारणा थी कि सभी प्रमुख प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों ने एकेश्वरवाद की शिक्षा दी है। इन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में कई पुस्तकाएं भी लिखी थी, ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा। 1829 में राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। तो 1829 में ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना, यह इनका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। राजा राममोहन राय देखिएगा, हाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा राममोहन राय ने 1829 में ब्रह्म समाज नाम की एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसको बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना है। नई संस्था के 2 आधार थे, तर्क शक्ति और वेद और उपनिषद। उन्हें अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी समाहित करना था। ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की भी आलोचना की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो देखिए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है और यह स्थापना किए थे डेविड हेयर।
ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे और 1800 में एक घड़ीसाज के रूप में भारत आए थे, घड़ीसाज के रूप में ये भारत आए थे और 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मगर उन्होंने सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी। ठीक है, मतलब आधुनिक शिक्षा के प्रसार में इन्होंने अपना जीवन खपाया था डेविड हेयर ने। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो राजा राम मोहन राय ने भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे वो पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य सामाजिक और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। दूसरा देखिए, यह तो सही है पहला। दूसरा है, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिसिस्ट मतलब एकेश्वरवादियों का उपहार में एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिए। यह भी आपका सही है, मतलब 1 भी सही है और 2 भी सही है। 1 और 2 सही है, मतलब विकल्प सी। ठीक है, व्याख्या देखिएगा। राजा राम मोहन राय ने 1825 में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। राजा राम मोहन राय ने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिसिस्ट मतलब एकेश्वरवादियों का उपहार, यह पुस्तक वह लिखे थे 1809 में, ठीक है, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए थे। 1809 में यह पुस्तक इन्होंने लिखा था। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किया था हेनरी विविजन डेरिजियो ने। विकल्प सी जो है आपका सही है। 19वीं सदी के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों के दौरान बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच एक आमूल परिवर्तनकारी प्रवृत्ति पैदा हुई। यह प्रवृत्ति राजा राम मोहन राय की अपेक्षा अधिक आधुनिक थी, जिसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन के नेता और प्रेरक नौजवान एंग्लो इंडियन हेनरी विविजन डेरिजियो थे। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। इस आंदोलन के नेता हेनरी विजन डेरिजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। तो देखिए, हेनरी विजन डेरिजियो जो थे वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे, ठीक है। दूसरा देखिएगा, पहला तो सही है। दूसरा देखिएगा, इस आंदोलन ने अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल किया। तो यह भी आपका सही है, ठीक है, दोनों बातें आपका सही है। देखिए देखिए, इस आंदोलन के नेता हेनरी विजन डेरिजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थी, यह सही है। लेकिन दूसरा आपका गलत है, क्योंकि इस आंदोलन ने अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल नहीं किया था। इन्हें सामान्य जनता का समर्थन नहीं मिला था यंग बंगाल आंदोलन को, ठीक है। तो विकल्प एक ही आपका सही है, केवल एक, मतलब विकल्प एक, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा। पहला कथन सत्य है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरक और नेता हेनरी विजन डेरिजियो ने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली और अपने जमाने के अत्यंत क्रांतिकारी विचारों को अपनाया था। वह एक अत्यंत प्रभावशाली शिक्षक थे। दूसरा कथन सत्य है। डेरिजियो को उसकी क्रांतिकारिता के कारण 1831 में हिंदू कॉलेज हटा दिया गया। उनके अनुयायियों ने पुरानी और हास्योन्मुख प्रथाओं, कृत्यों और रिवाजों की घोर आलोचना की थी। इन्होंने नारी शिक्षा की मांग की थी, किंतु वे किसी आंदोलन को जन्म देने में सफल नहीं हुए, क्योंकि उनके विचारों के फलने फूलने के लिए सामाजिक स्थितियां उपयुक्त नहीं थी। उस समय भारतीय समाज में ऐसा कोई वर्ग या समूह नहीं था जो उनके प्रगतिशील विचारों का समर्थन करता। यही नहीं, वे जनता के साथ अपने संपर्क बनाने में भी सफल नहीं हो सके, ठीक है। तो आंदोलन तो बहुत अच्छा था, यंग बंगाल आंदोलन, लेकिन वह सफल नहीं हो सका क्योंकि सामान्य जनता का उसमें सहयोग नहीं मिला। प्रश्न 8 देखिएगा। देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो वह संगठन था तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। विकल्प डी जो है आपका सही है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताना है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में कौन सी बातें सही हैं। देखिए, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, सही है। विधवा को विवाह के लिए लंबा संघर्ष किया, सही है। संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोल दिए, सही है। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगाल में आधुनिक गद्य शैली के विकास में योगदान दिया, यह भी सही है। तो क्या 1 2 3 4 सब बातें सही हैं, मतलब उपरोक्त सभी, विकल्प डी,
ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा। आधुनिक भारत निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान कई प्रकार से था। विद्यासागर ने संस्कृत पढ़ाने की नई तकनीक विकसित की थी। संस्कृत पढ़ाने की नई तकनीक इन्होंने विकसित की थी। इन्होंने एक बंगला वर्णमाला भी लिखा था जो आज तक इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा बंगला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में योगदान दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोल दिए थे, क्योंकि वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के तत्कालीन एकाधिकार के विरोधी थे। सबसे अधिक विद्यासागर को देशवासी भारत की पददलित नारी जाति को ऊंचा उठाने में भी उनका योगदान था। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष चलाया था और हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में हुआ था। 7 दिसंबर 1856 को। देखिए हमारा जो व्याख्या है ना, ये देखिए यही टेस्ट सीरीज की जान है। व्याख्या में मैं बहुत सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो वह है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और नए समाजी सुधारों के प्रवक्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो आगे चलकर लोक हितवादी उपनाम में विख्यात हुए। आधुनिक मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और विवेक संगत सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की उन्होंने वकालत की थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। 19वीं सदी में पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली ने जात पात के बंधनों को तोड़ने का कार्य किया, तो यह तो सही है भैया, पहला तो सही है। दूसरा देखिएगा, दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापकों सदस्यों में से एक थे, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी, यह भी सही है। 1 2 3 तीनों बातें सही हैं, तीनों बातें सही हैं, बिल्कुल सही है, विकल्प डी, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना हुई। अब ये पूछा जाए परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? 1849 में हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है। इसके संस्थापक जो थे आस्तिक थे, आस्तिक मतलब भगवान में विश्वास करते थे। उनकी दिलचस्पी जात पात के बंधनों को तोड़ने में थी। जब उनकी बैठक होती थी तो उनके सदस्य तथाकथित नीची जातियों के हाथ का पकाया हुआ भोजन करते थे। मतलब परमहंस मंडली के जो सदस्य थे, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र में था, 1849 में इसकी स्थापना हुई थी, ये जाति पात के बंधनों को तोड़ने का काम करते थे। और जब इनकी बैठक होती थी, सम्मेलन होता था, मीटिंग फिक्स होता था ना, तो नीची जाति के लोगों का हाथ का पकाया हुआ भोजन ये करते थे ताकि वो भेदभाव मिटा सकें। दादा भाई नौरोजी बंबई के प्रमुख समाज सुधारक थे। ये पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और पारसी कानून संघ के जन्मदाताओं में से भी एक थे। 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना किया था, ठीक है, 1850 में। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, ज्योतिबा फूले के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। वे केरल के समाज सुधार आंदोलन के पहले पंक्ति के नेता थे। भैया ज्योतिबा फूले केरल के नहीं थे, तमिलनाडु के थे, तो यह तो बातें बिल्कुल गलत हैं। दूसरा देखिएगा, इन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाया, बिल्कुल सही है। इन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए स्कूल खोला था, यह भी सही है। मतलब 2 सही है और 3 सही है, 1 सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है? 2 एंड 3, मतलब विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा। पहला कथन असत्य है। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के, देखिए हमने थोड़ा सा गलती बता दिया, उसमें केरल था और हमने कहा कि तमिलनाडु के नहीं थे या महाराष्ट्र के थे। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के समाज सुधार आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। पहला इनका फैक्ट ध्यान में रखिएगा, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया था। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। यह ज्योतिबा फूले की ही पुस्तक थी। दूसरा कथन सत्य है। ज्योतिबा फूले नीची मानी जाने वाली जाति माली जाति में पैदा हुए थे। महाराष्ट्र की गैर ब्राह्मण और अछूत जातियों की दयनीय सामाजिक स्थिति को अच्छी तरह समझते थे। इन्होंने ऊंची जातियों के विरुद्ध के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के खिलाफ जीवन भर अभियान चलाया था। 1891 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने पूना में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। वो 1851 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने पूना में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यह 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी 8318397276। धन्यवाद आप लोग को।